नमस्कार, मैं खुशी सिंह। स्वागत है आपका स्वदेश 24x7 के खास प्रोग्राम शिक्षा मित्र में, जहां हम शिक्षा से जुड़े हर क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं और शिक्षा से जुड़े हर मुद्दे को उठाकर जनता तक लेके आते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं विजय कुमार गुप्ता जी, जो एक बुक पब्लिशर भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम शिक्षा मित्र में। धन्यवाद सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि किताबें जो एक मेन स्रोत होता है प्रेरणा का, चाहे एक एलकेजी का बच्चा हो, चाहे वो 12वीं या नीट की परीक्षा में जाने वाला बच्चा हो, सबके लिए किताब एक मेन चीज होती है। तो आखिर किताब का क्या महत्व हमारे जीवन में होता है? किताब का महत्व इस दुनिया में, इस भारत में उस समय से चला आ रहा है जब से वेद पुराण रचे गए और जब से ये सारे ग्रंथ रचे गए। आज शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तक ही एक माध्यम है, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे प्रोत्साहन देने की बात हो, चाहे हमें किसी भी प्रकार का संदेश देकर युवाओं को जागृत करने का काम हो। ये हमारे व्यक्तित्व को निखारने में काम आती है, सामाजिक समस्याओं को सुधारने में काम आती है। इसलिए यह प्रेरणा हुई। हमें मैथिली शरण गुप्त, हमारे डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं, उनकी जयंती के समय में मुझे प्रेरणा हुई कि उनके लिखे काव्य पे अगर मुझे संचालन करना है तो मैं उनके लिखी गीतों को क्या, मैं अपने आप से एक गीत रचना करूं उनके सम्मान में। और इस तरह से मैंने प्रथम कविता का आगाज किया और 5 पुस्तकों का लगातार सृजन करते हुए आगे बढ़ते रहे। जी, अगर हम विजय कुमार गुप्ता जी की बात करें तो सर, आप कैसे इस फील्ड में आए, कैसे आपने बुक लिखना शुरू किया और आपकी पहली बुक क्या थी? मेरी पहली बुक थी करवट लेता समय। मैं 1995 से बताऊं, मैं सृजन कर रहा था और सृजन करने का शौक, मैंने बताया कि मैथिली शरण गुप्त जो राष्ट्र कवि हैं, उनके नाम से पहली कविता का प्रादुर्भाव हुआ। जो देश प्रेम और सामाजिक कुरीतियों को हटाने में जिन गुप्त जी का योगदान था, यह भावना मेरे अंदर कूट कूट कर भरी थी। और वो इस तरह से वो करवट लेता समय ने मेरे जीवन में एक ऐसा करवट लिया कि मैं कविताएं लिखता चला गया। और एक महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से जो उन्होंने एक लाइन कही थी, राह कौन सी जाऊं मैंने ये कविता उन्हें जब लिखकर भेजी तो उनका जो लेटर मुझे पर्सनल प्राप्त हुआ, उसके बाद साहित्य की धारा और सृजन की धारा हर क्षेत्रों में निकल जी। सर, जैसे कि आपने बताया कि करवट लेता समय आपकी पहली किताब थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी का आपको पर्सनल एक लेटर आता है, तो लेटर में क्या कुछ चीज़ें मिली थी आपको, क्या उन्होंने भेजा था, उससे आपको कितनी प्रेरणा मिली आगे और एक अच्छा लेखक बनने के लिए? जिस तरह से उन्होंने संदेश दिया और जिस तरह से उन्होंने राह कौन सी जाऊं मैंने जो कविता लिखी थी, उसके जो शब्द और विचार और एक एक लाइन जो उन्होंने मुझे संदेश दिया कि आपकी इस कविता ने बहुत सुंदर संदेश दिया है और हमारी समस्त शुभकामनाएं हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त और अटल बिहारी वाजपेयी, इन दो का मुझे जो प्रेरणा प्राप्त हुआ, उसकी वजह से आज मैं माँ सरस्वती जी की कृपा से इस देश में व्यक्तित्व को सुधारने के लिए, निर्माण चरित्र निर्माण करने के लिए और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में, देश का उत्थान करने में जितनी प्रकार की चीजें होती हैं, वो सारी मेरी कविताओं में समाहित होती हैं, यानी समस्या से समाधान तक। जी सर, अगर किसी व्यक्ति को बुक लिखनी हो तो फिर वो कहाँ से प्रेरणा ले सकता है और कैसे वो एक जो अच्छी किताब है उसे लिख सकता है? सबसे पहली बात है कि कविता लिखने के लिए हमारे पास इतने विषय मिलते हैं कि रास्ते चलते, बात करते, किसी ने मुंह खोला, व्यवहार कैसा है, बोलचाल कैसी है, शैली कैसी है, वो क्या कहना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है, हमें इतने विषय मिलते हैं। हम तो एक रास्ते पे जब अपने कार से स्टीयरिंग संभालते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमें वो स्टीयरिंग खुद सिखा देता है कि हमें दशा और दिशा किस तरह से हमें तय करनी है।
एक्सीलेटर तो हमारे पास में होता है, परंतु ब्रेक भी हमारे पास में होता है कि हमें कहाँ रुकना है। परंतु हर वो चीज जो इस देश के उत्थान में, समाज के निर्माण में, युवा भविष्यों के कल्याण में हमारे बीच में अगर आती है, तो वो हमें बहुत विषय मिलते हैं, दैनिक जीवन में बहुत विषय मिलते हैं। शायद समय की कमी रहती है, परंतु हमारे पास लेखन और सृजन की कमी कभी नहीं रहती। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि राह चलते या फिर आसपास की चीज़ों से कहीं ना कहीं जो लेखक है वो प्रेरित होकर उसे अपनी एक लेखनी में डालता है, लेकिन पहले की जो किताबें होती थी और अब की जो किताबें होती थी उनमें क्या मुख्य डिफरेंसेस आए हैं, क्या मेन चेंजेस आए हैं? ये चेंजेस आए हैं कि आज की टेक्नोलॉजी ने हर व्यक्ति को पढ़ने लिखने से दूर कर दिया है। और आप देखेंगे कि कितनी मैगजीन हम सब इस देश में, राष्ट्रीय पत्रिकाओं को हम बहुत ध्यान से पढ़ते थे। अब सब चीजें चूंकि ऑनलाइन मिलती है, परंतु आज भी लाइब्रेरी है, परंतु आज भी व्यक्तित्व विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रम है, आज भी ऐसी बुक्स हैं जो उसको फॉलो करते हैं। और प्रोत्साहन नाम की चीजें जिसको हम संस्कार नाम से जानते हैं, हम अपने बचपन में कहते हैं बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं। मेरी एक पुस्तक है वक्त के वक्तव्य, उसमें मैंने ये कहना चाहा है, कविताएं तो उसमें बहुत सी हैं, पर कहना ये चाहा है कि एक समय में जब हमें किसी ने कोई बात कही, तब हमें बाद में जाके पता चलता है कि मुझे ये कहना मान लेना चाहिए था, हमें ये कार्य कर लेना चाहिए था, ताकि हमें काश कहने की आदत ना पड़ती। और वो जो उस समय काश बोलता है, वो उस वक्त के वक्तव्य का संदेश होता है, जो हमें कई बार बाद में पता चलता है। तो हम ये कविताओं के माध्यम से ये बताना चाहते हैं इस युवा पीढ़ी को और नए समाज को कि कविताएं सृजन करना हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी का काम करती है। हमें एक संदेश लेने की आदत होनी चाहिए, फिर चाहे वो शिक्षक हो, माता पिता हो, कविता हो, पुस्तक हो, और हर कविता का एक संदेश होता है। अगर वो कविता किसी संदेश तक पहुंचती है तो कविता लिखना हमारा सार्थक हो। जी सर, आपने टेक्नोलॉजी की बात करी तो उसी संदर्भ में एक सवाल आता है कि टेक्नोलॉजी आज के यूथ को कैसे पढ़ाई से दूर कर रहा है। जैसा कि आपने बताया कि किताबों से कहीं ना कहीं दूर करके ऑनलाइन में ज़्यादा ध्यान केंद्रित हो रहा है बच्चों का, तो उसे कैसे कम किया जा सकता है या फिर वो समाज के लिए कितनी अच्छी या बुरी चीज़ है? यही बात है कि हर चीज के दो पहलू हैं। अच्छा पहलू है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, परंतु दूसरा पहलू दुखद ये है कि हमें मानना होगा कि उस टेक्नोलॉजी के चलते हमारे परिवार कैसे बिखर रहे हैं, हम लोग अकेले कैसे हो रहे हैं, हमारी पारिवारिक और सामाजिक दायित्व को बट्टा कैसे लग रहा है। हम अपने क्षेत्र में तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं हम लोगों से दूर होते जा रहे हैं। और वो दूर होने की बात अगर हमारे इन कविताओं के प्रोत्साहन के स्वरूप सामने आती हैं, तो मैं समझता हूँ जैसे वो एक पाठ करने वाले भगवत पुराण, राम कथा, कृष्ण कथा कहने वाले जब उस कथा में ये कह देते हैं कि मेरे पढ़ाए हुए या मेरे सिखाए हुए चीजों में से अगर मेरे किसी श्रोता ने एक चीज भी ग्रहण कर ली, तो मेरा आज का कहना, मेरा आज का यह प्रवचन सार्थक हो गया। इसी तरह मैं भी सोचता हूँ कि अगर किसी को ये जरा सा भी अपील हो गया तो ये बहुत सार्थक होता है, क्योंकि सुविधाएं बढ़ रही हैं और पारिवारिक और सामाजिक दायित्व निश्चित रूप से कम हो रहे हैं। नए लक्ष्य सदा जीवन के जरूरी होता तय करना, लक्ष्य जब जब प्रासंगिक, समय ताल से पग धरना, समय ताल से पग धरना, यह मेरा उद्देश्य होता है कि हम संभल कर चलें, अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से जिए। जी सर, आपसे पूछना चाहूँगी कि लेखक जब अपनी किताब लिखता है, हालांकि आप एक लेखक हैं, एक पब्लिशर हैं, तो अच्छे से जनता को बता पाएंगे कि क्या लेखक के और पब्लिशर के भी कोई रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, या फिर अपनी जो कहानी है उसे कुछ मोल्ड करके या कुछ बदल के हमें लिखावट में उतारना पड़ता है, या हम सीधे तौर पर उसे लिख सकते हैं? देखिए, प्रकाशक के पास जब कोई लेख, कोई निबंध, कोई उपन्यास, कोई कविताएं जाती हैं, तो प्रकाशक उसे तो पहले यही देखता है कि ये प्रकाशक जो है वो पूरी तरह से उस पे उतार सके और उसके कंटेंट्स किस तरह से हैं। अगर वो छापने के लिए अपने आप में प्रेरित होता है, तो यह पहला संकेत होता है कि लिखी हुई पुस्तक अगर प्रकाशक छाप रहा है और हमें वो IBSN नंबर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये लोगों के बीच में हमारी पुस्तक जाएगी और लोगों के बीच में अपना स्थान जरूर प्राप्त करेगी। जी
सर, एक लेखक को अपनी किताब अगर प्रकाशित करवानी है तो वो कैसे करवा सकते हैं और क्या क्या चीजें अहम होती हैं? लेखकों की एक बाढ़ होती है, एक प्रवृत्ति होती है कि हर व्यक्ति या तो वो प्रोफेशन के लिए काम कर रहा है या सामाजिक दायित्व के लिए, सामाजिक विकास के लिए स्वयं को अपने आप में अपने लेखन से, क्या उस समय महारानी लक्ष्मीबाई ने या सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो ये बात जी। कही, बुंदे ले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी की, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। ये ऐसे जी। जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर जिन्होंने अपने कविता के माध्यम से ये साहित्य को अपनी राष्ट्रीय चेतना के साथ जोड़ा और देश के साथ जोड़ा और नई पीढ़ी के साथ जोड़ा, तब ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि लेखक वो समाज सेवा के लिए निर्माण कर रहा है, सृजन कर रहा है, कि अपने अर्थ भाव को दूर करने के लिए और अपनी उन्नति को आगे बढ़ाने के लिए, पैसे की प्रगति के लिए वो कार्य कर रहा है। दोनों में बहुत अंतर होता है। और इस तरीके से जब एक लेखक और एक लेखक की लेखनी इस देश के लिए लिखती है, लोगों के लिए लिखती है, राष्ट्रीय चेतना के लिए लिखती है, तब उसका प्रभाव मैं सोचता हूँ बहुत अलग पड़ता है। जी। सर, बात करें विजय कुमार गुप्ता जी की, तो विजय कुमार गुप्ता जी की कितनी बुक्स जो हैं वो अभी तक पब्लिश हो चुके हैं और क्या मेन मुद्दे हैं, क्या मेन टॉपिक्स हैं, जनता तक भी हम पहुंचाना चाहेंगे कि विजय कुमार गुप्ता जी की जो बुक्स हैं वो किस मुद्दे पर, अहम मुद्दे पर रहती हैं और कितनी बुक अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं और आने वाले समय में किन बुक्स पे काम किया जा रहा है? अभी तक मैंने 5 बुक्स प्रकाशित की हैं। 5 बुक्स में पहली थी करवट लेता समय, आप देखेंगे इसमें समय है। दूसरी पुस्तक थी वक्त दरकता है, इसमें वक्त। तीसरी पुस्तक थी वक्त के वक्तव्य, इसमें भी वक्त है। चौथी पुस्तक थी समय ताल से पग धरना, इसमें भी समय है। और 5वीं पुस्तक थी वक्त डगर से, यहाँ भी वक्त है। और 6वीं पुस्तक जो मेरी अभी 29 तारीख को विमोचन होना है, लोकार्पण होना है, छंद कथा समय यथा। मेरी कहानियां, मेरी कविताएं समय के इर्द गिर्द, समय की धुरी पर इस तरह से घूमती हैं कि आदमी के पास एक समय ही है और उस प्रदत्त समय में अगर हमने अपने आप को संयोजित कर लिया और अपने आप को सृजन से जोड़ लिया और इस देश से जोड़ लिया, नई पीढ़ी से जोड़ लिया, तो जीवन अपना सार्थक है। क्योंकि कविताएं, आदमी लेखक तो चला जाता है परंतु उसकी कविताएं, शायद हमें तो ये याद आता है कि जब हमारे मैथिली शरण गुप्त जी ने भी कभी, ये लोगों ने कहा कि मैथिली शरण गुप्त जी की कविताएं, उनके जिंदा रहते उनकी कविताओं का उतना प्रचलन नहीं हुआ जितना उनके दिवंगत होने के बाद हुआ। ये तो कहलाता है कि वो पुस्तक जो है हमेशा अमर हो जाती है और उसमें जो कंटेंट रहता है वो अमर हो जाता है। तो समय की बात ऐसा है कि ता उम्र जरूरी स्नेह भाव, जीवन खंडों में भी बंटता है, जीवन किताब सजी पन्नों से, नो से वक्त दरकता है। इस वक्त की महिमा को पहचानने के लिए ही मैंने अपने सारी पुस्तकों के नाम भविष्य में भी जो आएंगी वो भी मेरी वक्त और समय के इर्द गिर्द ही रहेंगी। ये मैं कहना चाहता हूँ आज 24/7 चैनल से। जी सर, वक्त की आपकी सारी किताबें रही हैं, मुझे लगता है जनता भी अब कहीं ना कहीं अपने वक्त से जुड़े, समय से जुड़े किताबों को पढ़ना चाहेंगी। तो वक्त क्यों ज़रूरी है, समय का इतना महत्वता क्यों दी जा रही है आपकी किताबों में? क्योंकि आजकल सर देखा जाता है कि कुछ भी चीज़ें होती हैं, चाहे बच्चा अपने पेरेंट्स से दूर रह रहा हो, कहता है वक्त नहीं है घर आने का, या फिर कहता है कि वक्त नहीं है खाना खाने का, काम करना है, वो 9 to 5 वाली जॉब कहीं ना कहीं बहुत एक बिजी शेड्यूल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इंसान समय के साथ अपने आप को खोता जा रहा है। 24 आवर्स अगर भगवान ने सबको प्रदत्त किए थे और एक समय सबके पास पूरा वक्त होता है था, और आज भी ऐसे परिवार हैं जो संस्कारों के साथ अपने लोगों को दूर हैं मगर बात करने में पीछे नहीं हटते, मगर हालचाल पूछने में पीछे नहीं हटते, मगर हमारे दायित्व, हमारे शौक, हमारी जिम्मेदारियां और हमारे सोचने के एंगल्स के ऊपर डिपेंड करता है जब आदमी कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। मैंने हमेशा, आज 70 साल की उम्र में, मैंने जब जेसीस के गवर्नर हम बने थे तब हमने एक स्लोगन अपना दिया था, नो डिले नो सॉरी, ना करो देरी ना मांगो माफी।
यानी कि जी। समय ही सब कुछ है। आज की डेट में कौन कह सकता है कि बिना समय के आप कोई काम कर सकते हैं? जो भी काम होगा समय के साथ होगा, समय पर होगा, और समय पर नहीं होगा तो उसे कौन याद रखेगा? इसलिए वक्त की महिमा हमें समझना ही चाहिए। जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, और जब हमारे नए युवा 11 बजे सो के उठते हैं, और कई उद्योगपतियों को देखा कि वो 11-12 बजे अपने उद्योग में जाते हैं, तो कैसे कैसे हम समय का यूज करते हैं। ये प्रबंधन की कला है, बचाने की कला है। समय कोई कोई जब खरीद नहीं सकता, तो एक जी। समय जो मुफ्त में मिला है उसका हम सही ढंग से सदुपयोग करने के लिए कितने लोगों ने हजारों हजारों प्रशिक्षण प्रोग्राम कर लिए। मैं खुद एक नेशनल ट्रेनर हूँ। जेसीज इंटरनेशनल में मैं व्यक्तित्व विकास का एक प्रशिक्षक भी हूँ, और मैंने कितने प्रोग्राम दिए हैं। मगर जब कोई कहता है कि सर आपके उस प्रशिक्षण ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी, मेरे जीवन की शैली बदल दी थी, तब हमें जो सुकून मिलता है कि चलो मेरे बताए हुए किसी व्यक्ति को आज इस समय या किसी व्यक्तित्व या किसी चरित्र को लेकर कुछ बात याद रही। इसलिए ये अपील तो हमेशा रहेगी कि बिना समय के कुछ हो ही नहीं सकता। हमें समय के साथ चलना ही है। जी। सर, अभी आपने ऑनलाइन बुक्स के बारे में बताया था कि कहीं न कहीं इफ़ेक्ट डाल रही है, अब जो नॉर्मल बुक्स हैं, जो किताबें आती हैं। तो आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या ई-बुक्स की वजह से कहीं न कहीं जो किताबों की मार्केटिंग है, क्या वो कम हो रही है या अभी भी स्थिर उतनी ही बनी हुई है? मैं तो ये कहूँगा कि ई बुक्स के माध्यम से क्या, ई मार्केटिंग के नाम से कुछ चीजें बढ़ रही हैं, कुछ चीजें कम हो रही हैं। लोग अपनी सुख सुविधा के अनुसार, अपने शौक के अनुसार जो रूपांतरण कर रहे हैं, चाहे उद्योग जगत हो, चाहे व्यापार जगत हो, उसकी उसकी गिरावट की वजह से कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। आज कितने बच्चे हैं जो संस्कार को जानते हैं, जो जो जी। किसी भी तरीके से शिक्षा का वास्तविक महत्व समझते हैं। हम इतने ऑटोमेटिक हो गए हैं कि हम पैर छूने की महत्ता भी नहीं समझते। हम समय पर कहीं पर पहुंचने की कला भी नहीं समझते कि कोई हमारी वजह से इंतजार कर रहा है, कोई हमारी वजह से देर हो रहा है। आज हमने उन विषयों पर भी कविता लिखी है कि जब हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और 2-2 घंटे, 1-1 घंटे प्रोग्राम देरी से चालू होता है, तो हम कितने लोगों का समय किल करते हैं। ये चीजें लोगों को कभी ना कभी तो समझना होगा। आज जब 1 सेकंड देरी होती है तो कोई इंटरव्यू छूट जाता है, किसी की नौकरी छूट जाती है, किसी की ट्रेन छूट जाती है, किसी की फ्लाइट छूट जाती है। हम ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें वक्त के साथ चलना होगा। इसलिए मैंने वक्त को आधार बनाया है। जी। सर, एक और ट्रेंड आपके यूथ में आया हुआ है कि इंग्लिश नॉवेल्स का प्रचलन ज़्यादा हुआ है। तो क्या अब जो यूथ है वो आने वाले समय में, या कह सकते हैं आपके टाइम में, इंग्लिश बुक्स की बिक्री कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रही है और हिंदी को थोड़ा कम महत्व दिया जा रहा है? क्या कुछ ऐसा भी देखने को मिल रहा है? इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाने के पेरेंट्स आदी हो चुके। जी। हमने भले हिंदी मीडियम में पढ़ा हो, पर हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े। वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद उनका कैंपस होता है, वो जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ इंग्लिश चलती है। उनकी बोलचाल अगर इंग्लिश में ना हो तो वो संभ्रांत नहीं कहलाते हैं। वहीं हमारे ही देश में हमारी भाषा को, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का स्ट्रगल आज 40-50 साल से चल रहा है। तो ये विडंबना है। हमें अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को, अपने देश को भूलना नहीं चाहिए। उसके उसके जड़ तक हमें हमेशा पहुंचना चाहिए कि हिंदी का महत्व हम न भूलें। हम बाकी चीजों को महत्व दें, कोई नहीं रोकता, मगर हमारी हिंदी, हमारी चेतना, हमारी राष्ट्रीयता का बोध, हमारे संस्कार का बोध, हमारे सनातन का बोध अगर कोई कराता है तो ये हमारी परंपरा है। जी। अब के समय में सर, जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, वो किस तरह के जॉनर्स, या फिर कह सकते हैं किस तरह की बुक्स अब जो हैं वो पढ़ना पसंद करते हैं? जैसे कि आपने बताया कि आप वक्त के ऊपर लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग अब वक्त को समझना चाहते हैं कि आखिर वक्त है क्या। तो ऐसे ही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या वक्त के अलावा और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोग बहुत ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं? उस वक्त में बच्चों को जब कोई नई चीज नए ढंग से सीखने मिलती है और एक दृष्टांत के साथ मिलती है, संदेश कविता के माध्यम से भी मिलता है, तब ये चलते हैं कि बच्चे उसको ग्रास्प करते हैं, हर नई चीज को ग्रहण करने के आदि, और उनको ये सब
सर, जो बुक फेयर्स लगातार लगते हैं, बुक स्टॉल्स लगते हैं, इनका मेन मोटिव क्या होता है, आपसे जानना चाहूँगी। क्योंकि अगर हम बात करें दिल्ली की, ग्वालियर की, तो हर जगह बुक फेयर्स कहीं ना कहीं लगते हैं। तो क्यों बुक फेयर्स लगते हैं और इनके पीछे का मेन मोटिव क्या होता है? कि सेल के बड़े बड़े नज़ारे हैं, जहाँ पर हमारे प्राचीन आदिकाल रीतिकाल के कवियों ने, इवन हम बात करें कि हमारे जितने क्या कलाम की बुक्स लोग नहीं खरीदना चाहते हैं, क्या वाजपेयी जी की बुक नहीं खरीदना चाहते हैं, इंग्लिश राइटर की लोग बुक नहीं खरीदना चाहते। उन बुक्स को खरीदने के बाद बहुत ज्यादा उनमें से, मेरा तो सोच ये कहता है कि 10% लोग उसको पढ़ते हैं और अपनी लाइब्रेरी की शोभा बना देते हैं 90%। और इसी वजह से वो अच्छे अच्छे वक्तव्य, वो अच्छी अच्छी चीजें जो लोगों को याद रखना चाहिए और किसी वक्त में उदाहरण के रूप में दूसरों को पेश करना चाहिए और स्वयं भी उसका अमलीकरण करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। जी सर, बात करें जब एक बुक पब्लिश हो जाती है और जब लेखक को, आप लोगों को जब फीडबैक चाहिए होता है पब्लिक का कि हमारी बुक लोगों को कैसे पसंद आ रही, तो वो फीडबैक आप लोगों को कैसे मिल पाता है? ये तो एक अनूठा प्रयोग मैंने हमेशा किया कि अपनी बुक पब्लिश होने के बाद मैंने अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, मैं कभी अपने लोगों को ये बुक बहुत ऑनरेरी, बहुत सम्मान के साथ भेंट करता हूँ। उन लोगों को भेंट करता हूँ जो वाकई में श्रोता हैं, जो वाकई में ये कहते हैं कि इन पुस्तकों में बहुत कुछ सीखने मिलता है, समझने मिलता है, तब वो अपनी प्रतिक्रिया मुझे देते हैं। मेरा ये जो 6वां काव्य संग्रह निकल रहा है, छंद कथा समय यथा, और एक दूसरा काव्य संग्रह था वक्त दरकता है, मैंने इन पुस्तकों में लोगों की प्रतिक्रियाएं भी प्रकाशित की हैं। और अभी तो 15 पेज में प्रतिक्रियाएं हैं, कम से कम 100 से ज्यादा लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, जो ये मुझे मनोबल प्रदान करती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वातावरण इसी तरीके से चलना चाहिए और लोगों के बीच में ये बात उठनी चाहिए कि वक्त के साथ जो संदेश हमें कविताओं के माध्यम से राष्ट्र प्रेम के लिए, सनातन प्रेम के लिए और अपने आप के व्यक्तित्व के जागरण के लिए मिलते हैं, वो कहीं से भी अछूते न रहें। जी सर, अगर हम बुक पब्लिश करवाने की बात कहें तो एक बुक पब्लिश करवाने में कितना खर्च आता है? क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि क्या पता ज़्यादा खर्च आए, जिसकी वजह से वो ना पब्लिश करवाते हों अपनी कथाओं को, अपने लेखन को। तो औसतन कितना खर्च हम मान के चल सकते हैं एक बुक को पब्लिश करवाने में आता है? ये बात आपने बहुत सही कही है कि बहुत से लेखक ऐसे रह जाते हैं जो लेखन कार्य सारी जिंदगी किए और अंतिम समय अपना प्रयाण तक, अपने अवसान तक वो बुक प्रकाशित नहीं कर पाए और वो चीजें वैसी की वैसी ही प्रतिलिपि, पांडुलिपि उनकी रह गई। कुछ लोग आर्थिक अभाव में भी ऐसे लेखक होते हैं कि जो नहीं कर पाते हैं। अब सवाल तो सिर्फ यही है कि जो कर पाते हैं उनके मन में अगर ये बात है कि हमें प्रकाशन करके समाज में ये चीज को इसलिए देना है कि मेरे को पैसा नहीं कमाना है, मुझे साहित्य की सेवा करना है, साहित्य साधना है, साहित्य सेवा है, सरस्वती की कृपा है। एक पुस्तक डिपेंड करता है कि उसका पीआर कितना है, उसका जनसंपर्क कितना है, उसका कितने लोगों से ऐसा कनेक्टिविटी है कि वो 100 पुस्तक छपवाने से भी काम हो जाएगा कि 200 और 500 की पुस्तक तक जाएगा। इस नाम से वो अपने शहर में और अपने लोगों के पास, रिश्तेदारों के पास उसकी आर्थिक रूप से कितनी कैपेसिटी है, उसके अनुसार वो बुक छपवा लेता है और छपाने के बाद लोगों को कभी कभी बेचने की कोशिश करता है और बेचने के बाद जब ऐसा लगता है कि उसे प्रॉपर मूल्य नहीं मिल रहा है तो फिर वो छपवाना भी बंद कर देता है। परंतु साहित्य अगर साधना है, साहित्य अगर सेवा है, तो हमें तो वो काम करना चाहिए कि जो देश प्रेम में मजबूत आधार का काम है, और मैं वही कार्य करता हूँ। एक पुस्तक जैसे हम 300 प्रतियां छपवाते हैं तो जी लगभग 24,000 रुपए का खर्च आता है। जी सर, अगर बात करें आपकी, तो आपको अपनी लेखनी में से सबसे ज़्यादा प्रिय बुक कौन सी है, या कह सकते हैं कौन सी ऐसी बुक है जिसे आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगता है? चाहे वो वक्त के वक्तव्य हो या वक्त दरकता हो, तमाम किताबें जो आपने लिखी हैं। मेरे सामने अगर कोई ये कह दे
कि आपको राम भगवान, कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, हनुमान जी में से कौन आपको ज्यादा प्रिय है, तो शायद ये इससे ज्यादा कठिन सवाल कुछ नहीं होगा। भगवान एक है, संस्कृति एक है, लेखन एक है, मेरी ही लिखी कविताएं हैं, और उन कविताओं में मुझे तो एक एक कविता का जब मैं वाचन करता हूँ और दोबारा जी। कभी पढ़ के कभी हमारे लोगों को सुनाता हूँ, तो ऐसा लगता है यही मेरी बेस्ट कविता है, यही मेरी बेस्ट कविता है। परंतु ऐसा कंपेयर करना, क्योंकि मेरी 600 कविताएं हो गई हैं आज तक जी। मैडम, और 600 कविताओं में सब्जेक्ट इतने सारे हैं कि कभी समसामयिक विषयों को लेता हूँ, कभी इस देश की धरोहर को लेता हूँ, कभी महापुरुषों को लेता हूँ, कभी गाली देने वाले लोगों को लेता हूँ, कभी वो कश्मीर समस्या पे आवाज उठाने वालों को लेता हूँ, कभी पत्थर फेंकने वालों पर लेता हूँ, कभी मोदी को गाली देने वालों को देखता हूँ। तो ऐसा लगता है कि सड़क पे चलना भी दूभर है, और यहाँ पे सोचने की बात लोग किस तरह से काटने के लिए लगे रहते हैं, किस तरीके से आदमी को गिराने के लिए लगे रहते हैं, तो फिर ये इन चीजों का महत्व बढ़ जाता है। जिनको महत्व है वो क्लास में तो टीचर एक पढ़ाता है, 60 बच्चे पढ़ते हैं, परंतु टीचर जब पढ़ाता है तो कोई एक ही तो मेरिट में आता है, बाकी सब जी। उसके पीछे फॉलोअर्स होते हैं, सक्सेसर्स होते हैं। इसी तरीके से यही काम करता है। कितनों को फर्क पड़ता है, कितनों को अच्छा लगता है। हमारी आदत है कि हम तो दरवाजा खटखटाएं, नींद खुले या ना खुले, वो जागे या ना जागे, उसे अच्छा लगे या ना लगे, ये उसकी नियति और भाग्य पर निर्भर। ये सुख कर हमें भगवान माँ सरस्वती की प्रेरणा देती है। और मैं लिखता हूँ, मैं जब जब रचना करता हूँ, लफ्जों को जी लेता हूँ, कृपा सदा बरसाई माथे, वंदन नमन मैं करता हूँ। जी। तो विजय कुमार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी और अपनी कविताएं कुछ लगातार इन्होंने सुनाई, जो मुझे लगता है जनता तक पहुंची और जनता को भी कहीं ना कहीं अच्छा लगा होगा ये कविताएं सुन के। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें स्वदेश 24x7 के साथ।